इतिहास में कई राजा हुए, कई सेनापति, लेकिन आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं ना, उनके पास न कोई बहुत बड़ी सेना थी, न महल और न ही कोई राजशाही पद। फिर भी सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर उन्होंने पूरे भारत का इतिहास ही पलट कर रख दिया। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम डिकोड करेंगे इस अल्टीमेट मास्टरमाइंड की यात्रा को, चाणक्य की गाथा। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चाणक्य को इतना खतरनाक क्यों माना जाता था। मतलब सोच कर देखिए, एक साधारण सा टीचर कैसे एक आम से लड़के को उठाता है और उसे एक महान सम्राट बना देता है। बिना किसी हथियार के एक इतने विशाल साम्राज्य की नींव को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना कैसे मुमकिन है। आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलेंगे। इस अप्रत्याशित मास्टरमाइंड की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, जो सच कहूं तो बाकी आम लोगों से काफी अलग था। कहानियों के मुताबिक दिखने में वो बहुत ही साधारण थे और अक्सर लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस साधारण से चेहरे के पीछे राजनीति, युद्ध और इंसानी व्यवहार को समझने की एक ऐसी आग जल रही थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। वो बस घंटों तक अपने अध्ययन में डूबे रहते थे। एक बात चाणक्य को बहुत कम उम्र में ही समझ आ गई थी कि दुनिया शारीरिक ताकत या बाहुबल से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। यही वो गेम चेंजिंग सोच थी जिसे लेकर वो उस समय के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक महान तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने एक मेधावी शिक्षक के तौर पर राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू किया। और वो कोई ऐसे टीचर नहीं थे जो सिर्फ किताबी ज्ञान बांटते हों। वो दुनिया की असली सच्चाई और सत्ता के खेल को बहुत गहराई से समझते थे। अब जरा उस दौर की राजनीतिक स्थिति को इमेजिन कीजिए। पहले कालखंड में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा सिर्फ अपने छोटे से इलाके और अपने स्वार्थ में फंसा था। फिर आता है दूसरा कालखंड, जब सिकंदर का आक्रमण भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब इस विदेशी खतरे से कई राज्य खौफजदा थे। और ठीक यहीं तीसरे कालखंड में चाणक्य का वो महान दृष्टिकोण सामने आता है। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि अगर भारत अभी एकजुट नहीं हुआ तो विदेशी ताकतें बहुत आसानी से इस भूमि पर कब्जा कर लेंगी। एक अखंड और शक्तिशाली साम्राज्य, ये उस वक्त की सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी भड़की एक बड़े अपमान से। इसे समझने के लिए हमें उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली और धनवान राज्य मगध की तरफ देखना होगा। मगध की राजनीति ही वो ट्रिगर पॉइंट थी जिसने चाणक्य के अंदर एक ऐसी भयानक ज्वाला को जन्म दिया जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं था। तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक तरफ था मगध का राजा धनानंद, जिसके पास अपार धन था, एक विशाल सेना थी, लेकिन जो घमंड से पूरी तरह अंधा था। और दूसरी तरफ हमारे चाणक्य, जिनके पास सर्वोच्च बुद्धि, गजब की रणनीतिक प्रतिभा और एक अखंड साम्राज्य का महान दृष्टिकोण था। ये बिल्कुल एक क्लासिक अंडरडॉग वर्सेस विशालकाय ताकत वाला सीधा टकराव था। और जब एक दिन चाणक्य इस अहंकारी राजा के दरबार में पहुंचे ना, तो शारीरिक ताकत और बौद्धिक ताकत का वो आमना सामना होना ही था। और फिर हुआ वो ऐतिहासिक अपमान। भरे दरबार में राजा धनानंद ने चाणक्य की घोर बेइज्जती की, और कहानियों की माने तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। बस इस सार्वजनिक अपमान ने चाणक्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसी क्षण उन्होंने अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और एक भयानक कसम खाई। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो धनानंद के इस विशाल साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। इतिहास की सबसे खतरनाक मास्टर प्लान ठीक यहीं से शुरू हुई। अब देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को गिराने के लिए सिर्फ एक तेज दिमाग काफी नहीं था। इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए उन्हें एक ऐसे साधन की जरूरत थी जो युद्ध के मैदान में उनके विचारों को लागू कर सके। और उनकी ये तलाश खत्म हुई चंद्रगुप्त नाम के एक साधारण लड़के पर, जिसकी आंखों में चाणक्य ने भविष्य बदलने की असाधारण क्षमता देख ली थी। चाणक्य ने उस साधारण लड़के को एक अचूक हथियार की तरह तराशना शुरू किया। इसके लिए एक पूरी मास्टर प्लान तैयार की गई। चरण 1, चंद्रगुप्त को कठोर युद्ध कला सिखाई गई। चरण 2, उसे कूटनीति और रणनीति का गहन ज्ञान दिया गया। और चरण 3, राजनीति के हर छोटे बड़े दांव पेच सिखाकर उसे शासन में बिल्कुल निपुण कर दिया गया। इन 3 कठोर चरणों ने एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले लड़के को एक बेहद शक्तिशाली योद्धा और भविष्य के महान राजा में तब्दील कर दिया। तैयारी पूरी हो चुकी थी।
चंद्रगुप्त को तैयार करने के बाद अब वक्त था मगध की विशाल सेनाओं से सीधे टकराने का। लेकिन ये युद्ध सिर्फ मैदान पर तलवारों से नहीं लड़ा जाना था, इसे तो इंसानी दिमाग के भीतर लड़ा जाना था, जो कि चाणक्य का असली अखाड़ा था। अगर हम चाणक्य की प्लेबुक देखें ना, तो वो अपने समय से बहुत आगे थे। सीधे हमले के बजाय उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध पर भरोसा किया। उन्होंने रातों रात जासूसों का एक ऐसा अभेद्य और विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया कि हर गली, हर महल में उनकी आंखें और कान मौजूद थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सही जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन ही दुनिया का सबसे बड़ा और अंतिम हथियार है। और सबसे अहम बात, राज्य के हित के लिए कितने भी कठोर फैसले लेने से वो कभी नहीं हिचकिचाए। उनका ये जासूसी नेटवर्क दुश्मन को अंदर ही अंदर खोखला करने की एकदम अचूक रणनीति थी। उनका एक बहुत ही क्रूर और प्रसिद्ध कूटनीतिक सिद्धांत था, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। ये सिर्फ कहने के लिए कोई वाक्य नहीं था, बल्कि राज्य संचालन का एक अत्यंत यथार्थवादी दृष्टिकोण था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दुश्मन की पूरी ताकत और उसकी हर चाल का बिल्कुल सही आकलन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई अंडर एस्टिमेशन नहीं। और फिर वर्षों की इसी अभूतपूर्व तैयारी और अचूक कूटनीति का अंततः परिणाम निकला मगध का पतन। चाणक्य के मनोवैज्ञानिक युद्ध ने धनानंद की अपनी ही जनता को उसके खिलाफ कर दिया। इतनी विशाल सेना होने के बावजूद धनानंद का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह रह गया। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गए, जिससे महान मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। उस अपमान की आग शांत हुई और चाणक्य की वो खतरनाक प्रतिज्ञा आखिरकार पूरी हो गई। लेकिन एक बात और, साम्राज्य स्थापित करने के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई। चाणक्य ने अपने पूरे जीवन का ज्ञान, अपनी सारी रणनीतियां अर्थशास्त्र नाम की एक महान पुस्तक में समाहित कर दी। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में राजनीति, धन, राज्य और युद्ध से जुड़ी उनकी सभी नीतियां लिपिबद्ध की गईं। और सच मानिए, ये उनकी रणनीतिक प्रतिभा का सबसे बड़ा और स्थायी प्रमाण बन गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2400 साल। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि अर्थशास्त्र में लिखे गए लीडरशिप के सिद्धांत और व्यापार की रणनीतियां 2400 साल बीत जाने के बाद भी आज उतनी ही जीवित और प्रासंगिक हैं। सदियां गुजर गईं, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन पूरी दुनिया में आज भी लोग उनकी नीतियों का गहन अध्ययन करते हैं। तो चलिए वापस उस पहले सवाल पर आते हैं, लोग चाणक्य से इतना खौफ क्यों खाते थे? इसका जवाब बहुत सीधा है, भावनाओं से ऊपर परिणाम। वो कभी भी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य राज्य की सुरक्षा और पूर्ण परिणाम प्राप्त करना था। उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए ये साबित कर दिखाया कि सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति इंसान के शरीर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में ही निवास करती है। जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, अगर चाणक्य आज जीवित होते तो क्या वे आधुनिक राजनीति को भी बदल सकते थे? एक ऐसा इंसान जिसने बिना संसाधनों के सिर्फ अपने दिमाग से प्राचीन दुनिया का नक्शा बदल दिया, आज के इस जटिल युग में उनकी रणनीतियां कैसी होती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।